मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ है? तो चार विकल्प आपके सामने हैं। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ है? तो क्या आंसर करेंगे? देखिए, तराइन के दो युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो तराइन है, तराइन के दो युद्ध हो रहे हैं और कब कब हो रहे हैं दोनों को आपको याद होना चाहिए। अगर हम लोग पहले युद्ध की बात करेंगे तो पहला युद्ध हो रहा है 1191 में, और दूसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा युद्ध जो हो रहा है वो हो रहा है 1192 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। तराइन का दो युद्ध हो रहा है। पहला युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 1191, और दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा युद्ध आप कहोगे 1192 में। आपसे दूसरा युद्ध पूछा गया था, इसलिए हम लोग ऑप्शन संख्या बी को आंसर करेंगे, ठीक है। अब जरा आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि जो तराइन के ये दोनों युद्ध हुए हैं, पहला युद्ध हो या फिर ये दूसरा युद्ध हो, ये दोनों युद्ध जो है तो ये किसके किसके बीच में है? तो जरा ये आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 1194 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1194 में चंदावर का युद्ध होगा और ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। 1194 में अगर हम लोग बात करेंगे तो चंदावर का युद्ध हो रहा है, और किसके किसके बीच हो रहा है? तो मोहम्मद घोरी और जो कन्नौज के राजा है जयचंद, ठीक है। बनारस और कन्नौज के जो राजा है जयचंद, तो इनके बीच में चंदावर का युद्ध हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है? तो 1194 में। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिलहाल इस पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, तो कौन है? किसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर। एक मलिक को होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर मलिक काफूर है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से बताइएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, बलबन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण राजाओं के क्रम में अगर हम लोग बात करें तो बलबन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कुछ प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की है? एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने की है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बलबन ने की है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, रक्त एवं लौह की नीति को किसने लागू किया? रक्त एवं लौह की नीति को किसने लागू किया? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे बलबन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पारसी जो नौरोज त्योहार हैं, तो पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत किसने की है? तो भी आप क्या कहोगे? बलबन कहोगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है, बलबन जो है तो इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या है? तो ये एक सैन्य विभाग था। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान ए अर्ज। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, बलबन जो है तो इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्या किया था? तो इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी किसने? बलबन ने। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को लागू किया, बलबन ने पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत की, बलबन ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की, और बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, बलबन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला मुस्लिम सम्राट किसे कहते हैं? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला मुस्लिम सम्राट किसे कहते हैं? ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? भारत का पहला मुस्लिम सम्राट किसे कहते हैं? मोहम्मद गोरी को कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, मोहम्मद तुगलक को कहते हैं, या फिर अकबर को कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो पहला मुस्लिम सम्राट है वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, अकबर। अब अकबर कैसे होगा?
तो आपको याद रखना है जो दिल्ली सल्तनत काल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत काल की बात करते हैं तो सल्तनत काल में आपको पता है कि जो राजा हुआ करते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। दिल्ली सल्तनत काल में अगर हम लोग बात करेंगे जो राजा होते थे वो क्या करते थे, वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन अगर हम लोग मुगल काल की बात कर लें, अगर हम लोग मुगल डायनेस्टी की बात कर लें, मुगल काल की बात कर लें, तो मुगल काल में क्या होता था, जो शासक वर्ग होते थे वो क्या करते थे, वो बादशाह की उपाधि धारण करते थे या फिर कहें सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, किसकी, तो बादशाह की उपाधि धारण करते थे या फिर सम्राट की उपाधि धारण करते थे मुगल जो होते थे। और सल्तनत काल वाले जो राजा होते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। अब अगर मुगल काल वाले बादशाह या सम्राट की उपाधि धारण कर रहे हैं तो इनमें मुगल काल से कौन सा राजा है, तो मुगल काल से ना तो मोहम्मद गोरी है, ना तो अलाउद्दीन खिलजी है, ना मोहम्मद तुगलक है। तो मुगल काल से कौन है, तो मुगल काल से अकबर है, तो अकबर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा प्रश्न में। हाँ चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी अगर हम लोग बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा आपसे पूछा जाए, सबसे पहला व्यक्ति जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत पर आक्रमण, ठीक है, सबसे पहले किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दूसरा जो प्रश्न बन जाता है वो ये बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय है, दक्षिण भारत पर जो आक्रमण कर रहा है, दक्षिण भारत पर जो आक्रमण कर रहा है, दक्षिण भारत को जो जीत रहा है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मलिक काफूर को, ठीक है, किसको, तो मलिक काफूर जो है, तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय का श्रेय दिया जाता है। तीसरा जो प्रश्न बन जाता है वो ये बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, अगर हम लोग भारत की बात कर लें, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहा है, तो दक्षिण भारत में उसके आने का क्रम क्या है, सबसे पहले किस पर आक्रमण किया, उसके बाद किस पर किया आक्रमण किया, उसके बाद किस पर, तो क्रम भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया। देवगिरी के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे वारंगल राज्य पर आक्रमण किया। वारंगल राज्य के बाद होयसल राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है, याद रखिएगा क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया है। तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य, तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर या दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो था धन की प्राप्ति करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो धन की प्राप्ति करना। ऑप्शन संख्या क्या हो रहा है, बी आंसर करेंगे। आप देखोगे दक्षिण भारत के राज्यों पर जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो वो उनसे धन प्राप्त करके उनको छोड़ दे रहा है, ठीक है, कि आप हमें सालाना खराज या फिर कहें जो टैक्स है वो हमें भेजते रहिए, बाकी आप अपने राज्यों में शासन करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें टैक्स चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो धन प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय का महत्व जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है, तो अली गुरसास्प है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अली गुरसास्प अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अली गुरसास्प जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपनी बाजार नीति के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपनी बाजार नीति के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसने हुलिया प्रथा और दाग प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, हुलिया प्रथा और दाग प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की है, हुलिया प्रथा दाग प्रथा की शुरुआत की है। बाजार नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सैनिकों को नगद वेतन, ठीक है, क्या कर रहा है, तो नगद वेतन देने के लिए आना था, ठीक है, सैनिकों को क्या हो रहा है, नगद वेतन देने वाला पहला राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा कौन है, तो अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या फिर कहें सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी क्यों बनाया। अच्छा, आप देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा है जिसने राजधानी परिवर्तन किया था।
या फिर आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी किसे बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी या फिर कहेंगे इसी को दौलताबाद को राजधानी बनाया था। ठीक है, क्या किया था, तो देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाया था। किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों बनाया, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। राज्य का विस्तार करने के लिए, उसे प्रयोगों का शौक था, दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए, या फिर वह राज्य के केंद्र में थी। अब दो इतिहासकारों के नाम मिलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, दो इतिहासकारों के नाम मिलते हैं। एक इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। अगर हम लोग बर्नी की बात करेंगे तो बर्नी क्या कह रहा है, बर्नी कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाया था क्योंकि ये राज्य के केंद्र में थी। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा नाम आपको मिलता है इब्न बतूता का। ठीक है, किसका, तो इब्न बतूता का। इब्न बतूता क्या कहता है, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली की जनता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान थी और इसी वजह से दिल्ली की जनता क्या करती थी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गाली भरे पत्र लिखकर भेजती थी और इसी से मोहम्मद बिन तुगलक नाराज था और वो दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था और इसीलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया था। ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी इसलिए परिवर्तन करना चाहता था क्योंकि वो दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था, तो आप कहोगे इब्न बतूता। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए किसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन इसलिए करना चाहता था क्योंकि देवगिरी राज्य के केंद्र में थी, तो आप क्या कहोगे, बरनी। तो ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर अगर हम लोग आयोग की बात करें तो आयोग ने ऑप्शन संख्या डी को आंसर माना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयोग ने क्या किया था, तो आयोग ने ऑप्शन संख्या डी को आंसर माना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है, तो ये साम्राज्य के केंद्र में है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी। बर्नी ने भी यही बात बताई है। लेकिन इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करें तो इब्न बतूता ने कहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी परेशान थी और जिसकी वजह से दिल्ली की जनता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में या फिर राजमहल में गाली भरे पत्र लिखकर फेंका करती थी, भेजा करती थी और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी नाराज था और वो दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था और इसीलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के अनुसार इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, आयोग ने तो ऑप्शन संख्या डी को आंसर माना है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ये आप लोग बताइएगा फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वह एक कुशल सेना नायक था, वह धर्मांध था, वह दयालु था, उसने विवाह विभाग खोला था, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने विवाह विभाग खोला था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो मुस्लिम जो लड़कियां थी तो उनके विवाह के लिए क्या करता था, पैसे और जो जरूरी चीजें होती थी वो सब उपलब्ध कराने का काम करता था। विवाह विभाग खोला था, ये बात बिल्कुल एकदम सही है। उसने दास विभाग भी खोला है। ठीक है, उसने दीवाने खैरात दान विभाग भी खोला है, उसने दीवानी इस्तेहाक पेंशन विभाग भी खोला। इस तरीके से उसने बहुत सारे विभाग खोले, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक धर्मांध था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अपने धर्म मुस्लिम धर्म के प्रति वो बहुत ही कट्टर था। आपको पता होगा जहाजनगर उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें ज्वालामुखी मंदिर है और उस मंदिर की मूर्तियों को तोड़वा करके उसने क्या कर दिया था, समुद्र में फेंकवा दिया था। तो काफी धर्मांध था, कट्टर मुस्लिम था, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। वह दयालु था, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि दयालु भी था। वो देखिए मुस्लिमों के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, पेंशन विभाग की स्थापना कर रहा है, जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दास विभाग की स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे काम कर रहा है, तो दयालु भी था, ये बात भी सही। लेकिन वह कुशल सेना नायक था, ये गलत है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करें तो ए गलत हो जाएगा। आपसे असत्य पूछ रहा है, असत्य ही आपको बताना था और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक 2 बार बंगाल अभियान करता है और दोनों ही बार क्या होता है, वो असफल होता है, बंगाल को वो जीत नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। वह कुशल सेना नायक था, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कुल कितने राज्यों का उदय हुआ, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अगर हम लोग बहमनी राज्य की बात कर लें, चलिए इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे। अगर हम लोग बहमनी साम्राज्य की बात कर लें तो बहमनी साम्राज्य जो है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप कहोगे 1347 में हो रही है। और किसने किया था, तो आप आंसर करोगे हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू। ये हसन गंगू जो है तो इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और जब इस साम्राज्य की स्थापना करेगा
तो ये अपना नाम चेंज कर लेगा और क्या कर देगा, तो ये अपना नाम चेंज करके कर लेगा अलाउद्दीन बहमन शाह। तो आपको ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, हसन गंगू भी देखने को मिल सकता है या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह भी देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हसन गंगू दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको अलाउद्दीन बहमन शाह देगा। तो अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। किसके समय में की है, अगर आपसे पूछ ले बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हो रही है, तो आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह कर रहे हैं। और बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद दक्षिण भारत में कुल कितने राज्यों का उदय होता है, तो कितने राज्य होंगे, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। क्या आंसर करेंगे, आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 5 राज्य। अच्छा, ये 5 राज्य कौन कौन से होंगे, अगर आपसे पूछे 5 राज्य कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको याद रखना है बरार है, बरार है, ठीक है, बीदर है, बीदर है, गोलकुंडा है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, बीजापुर है, और अहमदनगर है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये 5 हैं और इन पांचों के नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत में 5 नए राज्यों का उदय हुआ था। 5 नए राज्य कौन कौन से हैं, बरार है, बीदर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंचता रहे, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध है, ये तालीकोटा के युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ तो विजयनगर था। ठीक है, क्या होगा, तो एक तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ तो विजयनगर था और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो अन्य राजवंश थे। अच्छा, विजयनगर में अगर हम लोग बात करें तो राजा कौन है, तो राजा क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे सदाशिव राव। ठीक है, क्या है, तो सदाशिव राव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, और क्यों महत्वपूर्ण है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। विजयनगर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तालीकोटा का जो युद्ध है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ विजयनगर है और विजयनगर के राजा कौन है, सदाशिव राव। और इनको हराने के लिए क्या होगा, इनको हराने के लिए कौन कौन शामिल होगा, तो इनको हराने के लिए अगर हम लोग बात करें तो बीदर है। ठीक है, कौन है, बीदर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गोलकुंडा है। ठीक है, कौन है, तो गोलकुंडा है। ठीक है, अहमदनगर है। ठीक है, कौन है, अहमदनगर है। और क्या हो जाएगा, और बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी मिल करके क्या करेंगे, ये सभी मिल जाएंगे और ये सब मिल करके क्या करेंगे, सामूहिक रूप से विजयनगर पर आक्रमण करेंगे। कब करेंगे, तो 1565 में करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, तो 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हो रहा है, 1565 में हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है, विजयनगर और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं, बीदर है, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये सब मिल करके क्या करेंगे, तो विजयनगर पर आक्रमण करेंगे। विजयनगर का राजा कौन है, सदाशिव राव है। और इसी युद्ध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो विजयनगर का क्या होता है, विजयनगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। विजयनगर क्योंकि पराजित हो जाता है, विजयनगर हार जाता है और इसी के बाद विजयनगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है, किस तालीकोटा के युद्ध में किसने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, किस राजवंश ने हिस्सा नहीं लिया था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बरार। ठीक है, याद रखिएगा, बरार ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में किसने हिस्सा नहीं लिया है, तो बीदर ने लिया, गोलकुंडा ने लिया, अहमदनगर ने लिया, बीजापुर ने हिस्सा लिया, लेकिन बरार जो है इसमें फरार रहता है, बरार हिस्सा नहीं लेता, ये याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए युद्ध है क्योंकि इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगरा शहर की स्थापना संस्थापक कौन है, बताएंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आगरा शहर के संस्थापक कौन है। फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर शाह लोधी है, अकबर है, मिर्जा राजा सिंह है। तो आगरा की अगर हम लोग बात करें तो आगरा आपको पता है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, तो आगरा अगर हम लोग बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे है और आगे चल करके ये मुगल राजाओं की भी राजधानी रही है। ठीक है, आगरा। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है, तो इसकी स्थापना जो है वो हो रही है 1504 में। ठीक है, कब, तो 1504 में इसकी स्थापना होगी। कौन करेंगे, सिकंदर शाह लोधी। ठीक है, सिकंदर शाह लोधी जो है 1504 में इसकी स्थापना करते हैं, आगरा नगर की स्थापना करते हैं। और 1506 में
1506 में आगरा को क्या करेंगे, राजधानी बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। किसने स्थापना की है आगरा नगर की, तो आगरा नगर की, आगरा शहर की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। कब की है, 1504 में। और 1506 में क्या करेंगे, इसको सिकंदर लोदी अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो एक तो आपको याद रखना है, सिकंदर लोदी जो है ये क्या करता था, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सिकंदर लोदी अगर हम लोग बात करेंगे तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था और इसने आगरा शहर की स्थापना की है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आरिज़ मुमालिक किस विभाग का प्रबंध करता था। आरिज़ मुमालिक, सबसे पहले तो ये प्रश्न बन जाएगा कि जो ये आरिज़ मुमालिक है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की। तो आप क्या कहोगे, तो इस जो आरिज़ मुमालिक है इसकी स्थापना की है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने, तो आरिज़ मुमालिक की स्थापना किसने की है, तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने की है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो विदेश से, न्याय से, राजस्व से या फिर सेना से। तो क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरिज़ मुमालिक विभाग की स्थापना की है और इसका संबंध जो है वो सैन्य विभाग से है। ठीक है, क्या है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो सैन्य विभाग से, याद रखिएगा। आरिज़ मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी इसका स्थापना करता और इसका संबंध किससे, सैन्य विभाग से। ठीक है, सेना का काम क्या होता, तो सेना का काम होता था जो सैनिक होते थे, सैनिकों की क्या करना, सैनिकों की भर्ती करना। ठीक है, नियमित रूप से सैनिकों की क्या करना, उनकी भर्ती करना। ठीक है, उनकी हुलिया प्रथा, हुलिया का उनका जो है डाटा रखना कि क्या उनकी हुलिया क्या है, सैनिकों की जो है भर्ती करना। ठीक है, और उन सैनिकों को नगद वेतन देना है। ठीक है, उनका प्रशिक्षण करना है ताकि सेना क्या हो, सेना चुस्त दुरुस्त बनी रहे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सब काम किसका था, आरिज़ मुमालिक का था, जो कि सैन्य विभाग है और इसकी स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोल गुंबद क्या है बताइएगा। गोल गुंबद क्या है, मकबरा है, मस्जिद है, महल है या फिर शिकारगाह है। तो ऐसे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। अभी आपको पता है बिहार में TRE 4 के एग्जाम्स होने वाले हैं। यूपी में भी आपको पता है LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, LT ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही साथ TGT PGT के एग्जाम्स हैं। साथ ही साथ आपको 2025 में ही KVS और DSSB के भी आपको एग्जाम्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में ये हिस्ट्री का सेशन। तो ऐसे प्रश्न का आंसर करेंगे, गोल गुंबद क्या है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो गोल गुंबद जो है तो ये मकबरा है और किसका है, तो आप आंसर करोगे मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, किसका, तो आदिल शाह का। अगर हम लोग बात करें तो गोल गुंबद किसका मकबरा है, तो आप आंसर करोगे आदिल शाह का मकबरा है। कहाँ पर है, तो ये आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा और ये सबसे बड़ा गोल गुंबद है। ठीक है, क्या, तो बीजापुर में गोल गुंबद देखने को मिलेगा और ये सबसे बड़ा गोल गुंबद है और ये किसका मकबरा है, तो मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, किसका, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विजय स्तंभ कहाँ पर है बताइएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर है, मांडू में है, चंदेरी में है, ग्वालियर में है या फिर चित्तौड़गढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। विजय स्तंभ बताइएगा क्या जाएगा, तो विजय स्तंभ कहाँ पर है, मांडू में, चंदेरी में, ग्वालियर में, चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया राणा कुंभा ने। ठीक है, किसने, तो राणा कुंभा। अगर हम लोग बात करेंगे तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया विजय स्तंभ का। कहीं कहीं पर ये विजय स्तंभ जो है ना, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, तो इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा गया। तो कीर्ति स्तंभ कहा जाए या फिर विजय स्तंभ कहा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, कीर्ति स्तंभ या फिर कहें विजय स्तंभ। तो इसका निर्माण किसने कराया, तो राणा कुंभा ने कराया है। और कहाँ पर कराया, तो क्या हो जाएगा, तो अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ पर, तो अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण कराया। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी है। तो चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों ने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु। और जो ये चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने बंगाल में, ठीक है, कहाँ पर, तो इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है, क्या है, तो इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया है। और ये किस शाखा के, तो क्या हो जाएगा, राम, शिव, कृष्ण या फिर अनिश्वरवादी। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते थे और इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया है, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? क्या हो जाएगा? तो 1469 में, 1469 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हो रहा है। और ये सिखों की अगर हम लोग बात करें तो पहले गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु हैं। और एक प्रश्न और बन जाता है कि इनके समकालीन कौन कौन थे, मतलब इनके समय में कौन कौन थे। तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी अगर हम लोग बात करें, सिकंदर लोदी और बाबर, सिकंदर लोदी और बाबर ये दोनों इनके समकालीन थे, इनके समय में थे। ठीक है, याद रखिएगा सिकंदर लोदी और बाबर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी जो है तो वो किसके समकालीन है। तो कभी सिकंदर लोदी दे करके ऑप्शन पूछा है, कभी बाबर। तो ये दोनों लोग ही इनके समकालीन थे। 1469 में इनका जन्म हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, तलवंडी में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तलवंडी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। पानीपत के पश्चात बाबर ने अफगानों को किस अन्य युद्ध में पराजित किया? तो अगर हम लोग बाबर की बात करें तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए बाबर जो है, अगर हम लोग बाबर की बात करें तो बाबर भारत में 4 युद्ध लड़ रहा है। कौन कौन से? तो एक तो 1526 में लड़ेगा, फिर एक 1527 में लड़ेगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1528 में लड़ेगा, और फिर 1529 में लड़ेगा। ठीक है, बैक टू बैक वो 4 युद्ध यहाँ पर लड़ रहा है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात हो रही है कि बहुत सारे इतिहासकार उसका अलग अलग कारण देते हैं। ठीक है, 1526 में अगर हम लोग बात करें तो 1526 में क्या हो रहा है? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो रहा है। और इसी युद्ध में पहली बार क्या हो रहा है? भारत में तोप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तोप का इस्तेमाल अगर हम लोग बात करें, तोप का जो प्रयोग है पहली बार भारत में वो इसी समय होगा, पानीपत के युद्ध के समय होगा। ठीक है, 1526 में हो रहा है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में अगर हम लोग बात करें, खानवा का युद्ध हो रहा है। ठीक है, कौन सा? खानवा का युद्ध हो रहा है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, क्या किया है? तो इसी युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर ने क्या किया? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, 1528 में अगर हम लोग बात करें तो चंदेरी का युद्ध हो रहा है। और बाबर ने किसको? तो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, क्या किया? तो मेदिनी राय को पराजित किया 1528 में चंदेरी के युद्ध में। 1529 में घाघरा का युद्ध हो रहा है। ठीक है, कौन सा? तो 1529 में अगर हम लोग बात करेंगे घाघरा का युद्ध हो रहा है। और इस घाघरा के युद्ध में बाबर ने क्या किया है? तो अफगानों को पराजित किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में क्या किया? अफगानों को पराजित किया। और घाघरा के युद्ध के संदर्भ में याद रखिएगा, ये पहला युद्ध है जो क्या हो रहा है? जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, क्या हो रहा है? तो घाघरा के युद्ध की हम लोग बात करें तो घाघरा का युद्ध पहला युद्ध है जो जल थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पर लड़ा गया। क्लियर है? तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है 1530 में तो उसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और उसको पहले आगरा में और फिर बाद में ले जाकर के काबुल में दफनाया जाएगा। शेरशाह की किस विजय की नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है, बताएगा? तो शेरशाह की अगर हम लोग बात करें तो शेरशाह की जो विजय है तो उसका कौन सी विजय है जिसका नैतिक आधार पर आलोचना की जाती है, बताइएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो चौसा का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, जोधपुर का युद्ध, या फिर रायसेन का युद्ध। शेरशाह की अगर हम लोग बात करें, शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के संदर्भ में आपको याद रखना है, इसने क्या किया? इसने जीटी रोड का निर्माण कराया, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जिसे शेरशाह सूरी या सड़क आजम मार्ग कहा जाता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसने रुपया मुद्रा का प्रचलन करवाया। साथ ही साथ इसने किसानों के लिए पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था की। ठीक है, क्या किया? तो किसानों के लिए इसने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था की, रुपया मुद्रा की शुरुआत की, ग्रांड ट्रंक रोड बनाया। और 1545 में अगर हम लोग बात करें तो 1545 में इसकी मृत्यु हो जा रही है। और इसको कहाँ पर? तो इसको सासाराम में दफनाया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो सासाराम में क्या कर दिया गया है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी को दफना दिया गया। ठीक है, पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था शुरू की, रुपया मुद्रा की शुरुआत की, जीटी रोड की शुरुआत की। कौन सी विजय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, रायसेन। रायसेन के किले को शेरशाह सूरी ने धोखे से जीता था। यहाँ का राजा कौन था? रायसेन का राजा जो था वो था पूरनमल। रायसेन का राजा कौन था? पूरनमल था। और
शेरशाह सूरी ने इस किले को धोखे से जीता था और इसके बाद यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। ठीक है, जौहर प्रथा आप लोग जानते हैं, जो रानी पद्मावती ने किया था। तो उसी तरीके से यहाँ की रायसेन की जो बहुत सारी राजपूत रानियां थी, उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया और इसको शेरशाह सूरी ने धोखे से जीता था। इसलिए नैतिक आधार पर इस विजय की हमेशा शेरशाह सूरी की आलोचना की जाती है। ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी की अगर हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी का एक मारवाड़ अभियान था। ठीक है, कौन सा? शेरशाह सूरी का एक मारवाड़ अभियान था और इसी मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मारवाड़ अभियान याद रखेंगे, शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान है और इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था? तो वो था 1545 में। कहाँ पर? कालिंजर पर। ठीक है, कहाँ पर? तो कालिंजर किले पर शेरशाह सूरी ने अंतिम अभियान किया था और यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था कीरत सिंह। ठीक है, कौन था? तो यहाँ का राजा था कीरत सिंह और इसी अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और फिर उनको 1545 में सासाराम में ले आकर के दफना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। सर्वज्ञता की घोषणा का रचयिता कौन है? बताइए। अभी इस प्रश्न को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न को मतलब इस तरीके से आप लोग के सामने दे दिया है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सर्वज्ञता की घोषणा का रचयिता कौन था? शेख मुबारक था, अबुल फजल था, शेख अब्दुल नबी था या फिर फैजी था? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार बताया है। हालांकि यहाँ पर कुछ शब्द बदल दिए गए हैं जिसकी वजह से ये प्रश्न कुछ कठिन लग रहा है और आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं। तो सर्वज्ञता की घोषणा, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या करेंगे? इसी को दूसरे शब्दों में लोग कहेंगे मजहर की घोषणा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। तो अकबर ने मजहर की घोषणा की थी 1579 में। ठीक है, कब? तो 1579 में अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और इस मजहर की जो घोषणा की थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो शेख मुबारक ने। ठीक है, क्या होगा? तो शेख मुबारक ने इस मजहर की घोषणा का प्रारूप बनाया था और अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? 1579 में की। और इसमें कहा गया था कि जो सुल्तान है वो अब जो बादशाह है वो अब सर्वोपरि है और बादशाह का जो आदेश होगा वो सब पर लागू होगा और अब बादशाह किसी के आदेशों को मतलब मौलवी, काजी, उलेमा के आदेशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये मजहर की घोषणा थी। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और इसका प्रारूप बनाया था किसने? शेख मुबारक ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1562 की हम लोग बात करें तो अकबर ने क्या किया? तो 1562 में दास प्रथा को बंद किया। ठीक है, क्या किया? दास प्रथा को बंद किया। 1563 की अगर हम लोग बात करें, 1563 में क्या कर रहा है? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1564 में क्या कर रहा है? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर रहा है। ठीक है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर रहा है। 1575 में अगर आपसे पूछा जाए तो 1575 में क्या किया? इबादत खाने का निर्माण कराया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। और 1578 में इबादत खाने को क्या कर दिया? तो 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। पहले क्या था? पहले सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए था। बाद में क्या कर दिया? बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मनसबदारों की जात और सवार के आधार पर कितनी श्रेणियां थी? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और मनसबदारों की जात और सवार के आधार पर कितनी श्रेणियां थी? 3, 5, 8, 10? चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और जो मनसबदारों की जो ये जात और सवार की जो श्रेणी है इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दिएगा। 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मलिक अंबर ने किस राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मलिक अंबर ने किस राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा की थी? कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक अंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए मलिक अंबर जो है तो ये कहाँ का? तो ये अहमदनगर का वजीर था। ठीक है, कहाँ का? तो अगर हम लोग बात करें तो अहमदनगर का वजीर था। ठीक है, अहमदनगर का वजीर था कौन?
मलिक अंबर। और अहमदनगर में आपको पता है किसका शासन था? तो अहमदनगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो निजाम शाही, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अहमदनगर की हम लोग बात करेंगे किसका? तो निजाम शाही शासन था, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करेंगे, ठीक है। मलिक अंबर जो है तो ये किस राज्य का? तो अहमदनगर राज्य का वजीर था और इसने निजाम शाही राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा की थी। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो विदेशी कंपनियां थी उनके आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद डच आते हैं, डचों के बाद अंग्रेज आएंगे, डचों के बाद अंग्रेज आएंगे, और अंग्रेजों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन आ रहा है? तो फ्रांसीसी आ रहा है, ठीक है। तो भारत में जब ये विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई तो इनको क्या हुआ? तो इनको मुगल शासकों ने कुछ व्यापारिक छूट भी प्रदान की थी। इसी तरीके से पुर्तगालियों को भी कुछ व्यापारिक छूट प्रदान की थी। लेकिन जो ये पुर्तगाली है इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने व्यापारिक जो छूट इनको दिया गया था उसका दुरुपयोग करने लगे, और इन्होंने जो मुगल नौसेना थी, मुगल नौसेना के जहाज़ों को ही पकड़ने लगे और उनसे वसूली करने लगे। जिसके बाद शाहजहां को गुस्सा आ गया और फिर शाहजहां ने क्या किया? 1632 में, ठीक है, 1632 में हुगली, हुगली में जो पुर्तगाली बस्ती थी उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया। तो ये याद रखिएगा। तो 1632 में अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली नगर का घेराव कब किया, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो 1632 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। औरंगजेब की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का मुगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम लोग बात करें औरंगजेब, और औरंगजेब के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इसको अंतिम महत्वपूर्ण शासक कहा जा सकता है, और इसी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, ठीक है। चलिए, और औरंगजेब जो है तो इसको क्या करते हैं? तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या करते हैं? तो जिंदा पीर भी कहा जाता है, शाही दरवेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है, और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मुगल शासक है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो आप औरंगजेब को आंसर करेंगे। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं, शाही दरवेश भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने 1679 में फिर से जजिया कर लागू कर दिया था। औरंगजेब ने क्या किया है? तो 1679 में फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। औरंगजेब की उत्तरी पश्चिमी सीमा नीति का मुगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। मराठों ने आशातीत सफलताएं प्राप्त की। आपको पता है औरंगजेब के समय में शिवाजी महाराज थे, और शिवाजी महाराज ने जो है मुगलों को बहुत परेशान किया था। दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें तो जो छापा मार युद्ध था, या फिर जिसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, उसके माध्यम से शिवाजी महाराज ने मुगलों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। औरंगजेब के चरित्र की मुख्य कमजोरी क्या थी, बताएगा? तो अगर हम लोग बात करें औरंगजेब जो है, तो औरंगजेब जो है तो ये याद रखिएगा, ये वीणा बजाता था। पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो याद रखेंगे वीणा वादन करता था औरंगजेब। और आपको याद रखना है कि औरंगजेब जो है वो मदिरा नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, ये भी याद रखिएगा। औरंगजेब जो है वीणा वादन करता था, वीणा बजाता था, साथ ही साथ याद रखना है मदिरा नहीं पीता था, और कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। कट्टर मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा क्या था? तो कट्टर मुस्लिम शासक था। कौन? औरंगजेब। अब उसकी प्रमुख कमजोरी क्या कह रहा है? वह विलासता प्रिय था, अविश्वासी था, वह कार्य को अधूरा छोड़ देता था, या फिर उसमें धार्मिक सहिष्णुता थी। क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब के चरित्र की जो मुख्य कमजोरी थी वो ये थी कि वह अविश्वासी था, ठीक है। औरंगजेब क्या है? तो वह बहुत ही अविश्वासी था, किसी पर विश्वास नहीं करता था। आप देखोगे कि जो, अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में जो राजपूत राजा हुआ करते थे, राजपूत राजाओं ने मुगलों को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। राजपूत राजाओं, अकबर के समय से अगर हम लोग बात करें तो जो राजपूत राजा हुआ करते थे उन्होंने मुगलों का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन जब ये औरंगजेब राजा बनता है तो इसको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं था, ये राजपूत राजाओं पर भी शक करता था, जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से औरंगजेब के समय में जो राजस्थान के शासक थे, जो राजपूत राजा थे, उनसे मुगलों का क्या हो गया? संबंध बिगड़ गया था। क्यों? क्योंकि यह अविश्वासी था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल सम्राट को चित्रकला से अत्यधिक लगाव था, बताइएगा कौन सा? इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो किस मुगल सम्राट को चित्रकला से अत्यधिक लगाव था? अब आपको पता है चित्रकला का स्वर्णयुग किसके काल को कहते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हो गया।
ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हो गया। चित्रकला का स्वर्ण युग अगर हम लोग बात करें तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जो समय है उसे चित्रकला का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर की एक आत्मकथा भी है, कौन सी भाषा में, तो फारसी भाषा में। फारसी भाषा में जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, क्या नाम है, तो तुजुके जहांगीरी। ठीक है, ये जहांगीर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी, फारसी भाषा में। और जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था, तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया, तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया है, तो आप आंसर करेंगे जहांगीर ने। आपसे प्रश्न बनता है कि न्याय करने के लिए सोने की जंजीर, ठीक है, सोने की जंजीर न्याय करने के लिए किसने लगवाई। ठीक है, सोने की जंजीर न्याय करने के लिए किसने लगवाई, तो आप कहोगे जहांगीर ने लगवाई। ठीक है, इन्हीं के समय में, जहांगीर के समय में अगर हम लोग बात करें तो 1608 में आप देखोगे कैप्टन हॉकिंस आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है, तो कैप्टन हॉकिंस जो है तो 1608 में आ रहा है। और 1615 में अगर हम लोग बात करें तो टॉमस रो आ रहा है। तो जहांगीर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है, बताइएगा, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, संभल में। सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया और इनकी मजार कहाँ पर है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो है, अगर हम निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये इनको महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। ठीक है, क्या करते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। ठीक है, और इन्हीं के संदर्भ में आपने सुना होगा हनोज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा है हनोज दिल्ली दूरस्थ, किसने कहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। और किसके लिए कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, किसके लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, किस संप्रदाय से थे, तो चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के थे, तो चिश्ती सिलसिले के थे। और इनकी मजार आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए, दिल्ली में। आप दिल्ली में जाओगे तो आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। तो निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा, मजार इनकी कहाँ पर, तो दिल्ली में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसने प्राप्त किया, तो जो ये चौथ और सरदेशमुखी है, तो ये क्या होता था, तो ये मराठाओं के टैक्स हुआ करते थे। ठीक है, दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ, राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, या फिर बालाजी बाजीराव को। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, तो दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, या फिर बालाजी बाजीराव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपको क्रम भी याद होना चाहिए, आपको क्रम भी याद होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है, कौन है, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद है बाजीराव। ठीक है, कौन है, तो बाजीराव प्रथम, वही जिनको हम लोग बाजीराव मस्तानी के रूप में जानते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम, और इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। और ये बाजीराव प्रथम वही बाजीराव प्रथम है जिनको हम लोग बाजीराव मस्तानी मूवी में देखते हैं। ठीक है, इनके बाद आता है नंबर किसका, तो इनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, कौन है, तो इनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, और इन्हीं बालाजी बाजीराव के संदर्भ में आपको याद रखना है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि पानीपत का जब तीसरा युद्ध हो रहा था तो उस समय पेशवा कौन थे, तो पेशवा कौन थे, तो उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। क्रम भी आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, फिर इसके बाद हैं बाजीराव प्रथम, फिर आपके बालाजी बाजीराव। ये क्रम भी याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी। त्रिचनापल्ली, देखिए ये जो घटना है ये किस समय की है, तो ये कर्नाटक युद्ध के समय की घटना है। ठीक है, किसके, तो कर्नाटक युद्ध के समय की घटना है। और कर्नाटक युद्ध भी अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं, तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। पहला कर्नाटक युद्ध जो है तो वो 1746 से लेकर के कब तक, 1746 से लेकर के 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चल रहा है।
दूसरा कर्नाटक युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चल रहा है। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध है। और ये कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हो रहे थे? तो ये कर्नाटक युद्ध जो है तो वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहे थे। ठीक है, किसके बीच में? तो कर्नाटक युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहे थे। ठीक है, और टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 कर्नाटक युद्ध हैं। तीनों की डेट आपको याद रखनी है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, दूसरा कर्नाटक युद्ध अगर हम लोग बात करें 1749 से 54 में, और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1756 से 63 में। अब आपसे पूछ रहा है कि जो त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, मोहम्मद अली की। ठीक है, किसकी? तो मोहम्मद अली की अंग्रेज रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी चेष्टा किस निर्णायक युद्ध से समाप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे क्या हो जाएगा, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। बताइएगा, तो भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी चेष्टा किस निर्णायक युद्ध से समाप्त हुई? पांडिचेरी, सेंट थॉम, चंद्रनगर या फिर वांडीवास? तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो एक बार शेयर भी कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंचे। अभी मैंने बात की कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कर्नाटक युद्ध, और जो कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, अगर हम लोग कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? तो आप कहोगे कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हो रहा है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा है। और कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो क्या आप आंसर करोगे? तो आप कहोगे 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो आप कहोगे 1746 से लेकर के 1748 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है तो ये 1749 से लेकर के 54 तक। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ये हो रहा है 1756 से लेकर के 1763 तक। और जो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा है ना 1756 से लेकर के 1763 तक, इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 1760 में एक युद्ध हो रहा है। कौन सा? 1760 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक युद्ध हो रहा है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, कौन सा? तो 1760 में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? एक वांडीवास का युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध जो है निर्णायक था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं और डिसाइड हो जाता है कि अब फ्रांसीसियों को भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत में क्या करना होगा? भारत में अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। तो भारत में ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और इसी युद्ध से क्या हो रहा है? फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक हो गया कि अब जो है आपकी कहानी यहाँ खत्म है। याद रखिएगा। तो ये वांडीवास का युद्ध किस युद्ध में हुआ था? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, 1756 से 63 के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध था, और ये निर्णायक युद्ध था फ्रांसीसियों के लिए। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर? बताइएगा। और जो ये संधि हुई थी ना, इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे 9 फरवरी 1757, 1757 में। तो 9 फरवरी 1757 को अगर हम लोग बात करें तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से एक संधि की थी। और कौन सी संधि की थी? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद या फिर अलीनगर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। तो सिराजुद्दौला ने कौन सी? अलीनगर की संधि की है। कब? तो आप आंसर करोगे 9 फरवरी 1757 को। और इसी के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा 23 जून 1757। 23 जून 1757 को क्या हो रहा है? तो प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, कौन सा? तो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होगा। किसके किसके बीच में होगा? तो एक तरफ तो क्लाइव रहेंगे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? तो नवाब सिराजुद्दौला है। ठीक है, कौन है? तो सिराजुद्दौला है। याद रखिएगा। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को। उससे पहले 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? ठीक है, अच्छा देखिए, बंगाल में जो नवाब हुए ना, तो नवाबों का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बंगाल में नवाबों का क्रम पूछ ले तो आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अली वर्दी खां है। ठीक है, अली वर्दी खां, वैसे तो बहुत सारे हैं
लेकिन यहाँ पर कुछ बंगाल के नवाबों का क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो अली वर्दी खां है, अली वर्दी खां के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन, तो सिराजुद्दौला राजा बन रहा है। ठीक है, कौन है, तो सिराजुद्दौला जो है तो ये नवाब बन रहा है। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मीर जाफर मीर जाफर के बाद अगर हम लोग बात करें तो मीर जाफर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को राजा बनाया गया था, नवाब बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्रम कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो अली वर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम और फिर जाफर। ठीक है, तो अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर जाफर ने अपनी राजधानी जो है तो वो कहाँ पर, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक है, कहाँ पर, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था किसने, मीर जाफर ने। ठीक है, और ये मीर जाफर जो है, ये जो मीर जाफर है तो इन्हीं के समय में आपको याद रखना है, सॉरी ये जो मीर कासिम है, जाफर नहीं, ये जो मीर कासिम है, तो मीर कासिम के संदर्भ में आपको याद रखना है, इन्हीं मीर कासिम के समय में क्या हो रहा है, इन्हीं मीर कासिम के समय में बक्सर का युद्ध हो रहा है। ठीक है, कौन सा, तो बक्सर का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो क्या आंसर करोगे, तो मीर कासिम के समय में हो रहा है बक्सर का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने वहां पर ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताया। तो यहाँ पर देखिए बक्सर का युद्ध का विजेता कौन था। अगर हम लोग बात करें तो बक्सर का युद्ध, ठीक है, कौन सा, बक्सर का युद्ध। चलिए इस प्रश्न का फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, आपसे डेट भी पूछा जाता है। तो डेट आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करें, इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल से जो निष्कासित कर दिए गए थे, किसको निष्कासित किया गया था, मीर कासिम को। तो बंगाल से अगर हम लोग बात करें तो मीर कासिम है, ठीक है, जिनको निष्कासित कर दिया गया। अवध से अगर हम लोग बात करें, अवध से कौन है, तो अवध से सुजाउद्दौला है। ठीक है, कौन है, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला है। और दिल्ली से अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली से मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन है, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। तो ये तीनों लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे हेक्टर मुनरो जो है, तो ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अब्दुल रज्जाक ने किस राज्य का आंखों देखा हाल लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक की अगर हम लोग बात करें तो अब्दुल रज्जाक जो है, इसको आपको याद रखना है कि ये फारस से भारत आया था। ठीक है, कहाँ से, तो ये फारस से आया था। और अब्दुल रज्जाक जो है ये किसके समय में आ रहा है, तो ये देवराय द्वितीय के समय में आ रहा है। ठीक है, किसके समय में, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देवराय द्वितीय के समय में आ रहा है। ठीक है, किसके समय में, देवराय द्वितीय के समय। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस से आ रहा है, किसके समय में आ रहा है, देवराय द्वितीय के समय में आ रहा है। और किस राज्य का इसने आंखों देखा हाल लिखा था, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या बी, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के राजा है देवराय द्वितीय, इन्हीं के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। कहाँ से आया था, फारस से आया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। टोडरमल की अगर हम लोग बात करें तो टोडरमल जो है ये अकबर के समय में थे। अकबर के अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। और जो टोडरमल है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दहसाला व्यवस्था, ठीक है, कौन सी, इन्होंने दहसाला भूमि व्यवस्था बताई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दहसाला भूमि व्यवस्था अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका श्रेय किसको जाता है, अकबर के समय में दहसाला भूमि व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है, टोडरमल को जाता है। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। और जो ये दहसाला भूमि व्यवस्था, इसके अंतर्गत सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि टोडरमल ने किससे बताया, छच्छर को, बंजर को, पड़ती को, या फिर पोलज को। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पोलज भूमि को इन्होंने सबसे बेहतर बताया था। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि दहसाला व्यवस्था जो अकबर ने दहसाला व्यवस्था कब लागू की, अकबर ने दहसाला व्यवस्था कब लागू की, तो याद रखिएगा अपने शासनकाल के 24वें वर्ष। ठीक है, कब, तो अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने संधि के लिए विवश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे
तो शिवाजी को मुगल सेनापति, किस मुगल सेनापति ने संधि के लिए विवश किया था? अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ संधि कौन सी हुई थी। तो अगर हम लोग बात करें तो संधि हुई थी पुरंदर की। ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरंदर की संधि हुई है। ठीक है, और कब हुई? अगर आपसे ये पूछ रहे पुरंदर की संधि कब हुई है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 1665 में। ठीक है, कब? तो पुरंदर की संधि हो रही है कब? 1665 में हो रही है। और इसी पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी को मजबूर किया था, जिसके बाद उन्हें अपने किले जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने एक मूवी आई थी तान्हाजी, अगर आपने ये तान्हाजी मूवी देखी होगी, तो उसमें देखिए दिखाया गया है कि शिवाजी को क्या हो रहा है, शिवाजी को अपने किले छोड़ने पड़ रहे हैं और फिर उन्हीं किलों पर कब्जा करेगा कौन? तान्हाजी। ठीक है, तान्हाजी क्या करेंगे? कब्जा करते हुए तान्हाजी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये तान्हाजी मूवी में ये चीज दिखाई गई, अगर आपने देखा होगा तो पुरंदर की संधि 1665 में हो रही है और इसी संधि के द्वारा शिवाजी को बाध्य किया जाएगा कि वो क्या करे, वो अपने सारे जो किले हैं, मैक्सिमम किले जो है वो औरंगजेब को सौंप दें और एक समझौता करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाएगा। तो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, जय सिंह ने। ठीक है, किसने? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा जय सिंह ने। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये संधि की डेट आप याद रखेंगे 1665, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है पुरंदर की संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठाओं का नेतृत्व किसने किया? शिवाजी की जब मृत्यु हो जा रही है, शिवाजी के पुत्रों की जब मृत्यु हो जा रही है, देखिए शिवाजी की अगर हम लोग बात करें तो शिवाजी के जो पुत्र थे, शिवाजी के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम था संभाजी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था संभाजी। तो संभाजी की क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है, औरंगजेब इनको पकड़ लेता, इनकी हत्या। अभी इनके ऊपर भी एक मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका? बताइएगा जल्दी से। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी के ऊपर भी एक मूवी आई थी, क्या नाम था? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी जो हैं, तो ये औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? कान्होजी आगरे ने, शांताजी ने, ताराबाई ने, अहिल्याबाई ने। तो इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो शिवाजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, ये अल्पवयस्क थे। ठीक है, क्या है? तो शिवाजी द्वितीय अगर हम लोग बात करेंगे तो शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क थे। ठीक है, और इनको राजा बनाया जाता है और इनकी संरक्षिका के रूप में अगर हम लोग बात करें तो शासन कौन करती हैं? ताराबाई। ठीक है, कौन हो जाएंगी? तो ताराबाई। ताराबाई क्या करती हैं? तो शिवाजी द्वितीय को राजा बनाती हैं, क्योंकि ये अल्पवयस्क थे तो इनके संरक्षिका के रूप में ताराबाई शासन करती हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा तो कौन सी मूवी आई थी जो अभी हाल ही में संभाजी के ऊपर बनी थी? ठीक है, औरंगजेब के ऊपर जो दिखाई गई थी, क्या नाम था? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? छावा। ठीक है, क्या मूवी थी? छावा मूवी थी ना? हाँ, छावा मूवी थी, शायद यही मूवी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? मीर बख्शी अगर हम लोग बात करें तो सेना, दान, राजस्व, जन आचरण, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो मीर बख्शी किस विभाग की देखरेख करता था? क्या आंसर हो जाएगा? सेना, दान, राजस्व, जन आचरण, क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे मीर बख्शी जो होता था ये सेना। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो सेना का। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अब आपको पता है ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। अकबर ने कराया। और किस विजय के उपलक्ष्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे गुजरात विजय। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात विजय। ठीक है, क्या हो रहा है? गुजरात विजय। गुजरात विजय अकबर ने कब की थी? तो 1572-73 के लगभग में अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर ने गुजरात अभियान किया था। और गुजरात अभियान के जो गुजरात विजय जो कर रहा है उसी उपलक्ष्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो औरंगजेब ने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करवाई। ठीक है, क्या किया? तो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करवाई। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करवाई और इसी फतेहपुर सीकरी शहर में आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा। तो ये किस उपलक्ष्य में? तो ये विजय स्मृति में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हो रहा है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नादिर शाह है तो इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, क्या करेंगे? तो इसको ईरान का
नेपोलियन कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। नादिर शाह को क्या करते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। और इसने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसने भारत पर 1739 में, 1739 में, डेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1739 में, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्या करेगा, और ये यहाँ से जो कोहिनूर हीरा था वो उठा ले जाएगा, ठीक है, जो कोहिनूर हीरा था उसको क्या करेगा, यहाँ से उठा ले जाएगा, ठीक है। तो किसके समय में इसका आक्रमण हो रहा है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका समय क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला का समय क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो आप आंसर करोगे 1719 से लेकर के 1748 तक, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला का समय क्या है, 1719 से 1748 तक, और इन्हीं के समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं या आपका कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।